तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे INJSO टेस्ट पेपर 2021। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक गर्ल है, ए गर्ल वॉक्स इनटू ए रूम अलोंग द पाथ शोन बाय द डैश्ड लाइन। एक लड़की है बेचारी इस रास्ते पे जा रही है, इस डैश लाइन पे। ठीक है, शी ट्राइज टू ऑब्जर्व इमेज ऑफ स्मॉल टॉयज। वो 3 गुड़िया रखी है और उन तीनों गुड़िया को इस शीशे में मिरर में देखना चाहती है। जैसे इस रास्ते पे इसी लाइन पे चल रही है वो, तो पहले उसको कौन सा गुड़िया का इमेज इस मिरर में दिखाई देगा? पहले गुड़िया का, दूसरे गुड़िया का, तीसरे गुड़िया का? यही क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड है एक्चुअली। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है? तो फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो आप जानते होंगे, कोई अगर मिरर रखा है ना, फील्ड ऑफ व्यू आप जानते हैं कि अगर कोई भी अगर एक मिरर रखा होता है और उसका ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर के सामने है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे बनता है? तो इस मिरर का हर पार्ट इमेज बनाता है, लेकिन जो एकदम एक्सट्रीम वाला जो एज होगा मिरर का, ठीक है, एक्सट्रीम वाला जो एंड से अगर इस इमेज को ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट इसके बाहर, इसके लेफ्ट साइड कोई रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, इसके राइट साइड कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं होगा। इसका मतलब है कि एंड पार्ट का जहां से रिफ्लेक्शन होगा वहीं से हम फील्ड ऑफ व्यू लेंगे। तो अब देखिए ये इस रीजन में, ये जो रीजन है, यही रीजन हमारा क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू होता है, ऑफ इमेज आई। इसका मतलब है कि अगर हम इस फील्ड ऑफ व्यू में कहीं भी हम रहेंगे, इस लाइन के अंदर कहीं भी रहेंगे, तो हमें इस ऑब्जेक्ट का आई इमेज दिखाई पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर अगर मूव करता है, मान लेते हैं इस लाइन पे ना, इस लाइन पे अगर चलना शुरू करता है, तो जब वो यहां पे होगा तो उसको इस फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, लेकिन जैसे इस लाइन को, येलो लाइन के ऊपर चला जाएगा तो वो फिर इस इमेज को नहीं देख पाएगा। उसी तरीके से कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए इस लाइन पे ऐसे चल रहा है, तो जब तक वो फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट होगा तब तक तो इसका इमेज दिखाई पड़ेगा। मतलब इन दोनों ग्रीन लाइंस पे, लाइन 1 और लाइन 2 पे, ये इमेज कब तक दिखाई पड़ेगा? जब तक ये जो येलो लाइन है फील्ड ऑफ व्यू, ये इसमें पड़ रहा है। देखिए मतलब कि ये पूरा रीजन क्या है? फील्ड ऑफ व्यू वाला। इस रीजन में जब हम होंगे तो देख पाएंगे। मतलब अगर ए से जैसे बी पे पहुंचेंगे, बी के बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट सी से लेके जैसे डी पॉइंट के ऊपर जाएंगे दिखना, मतलब पॉइंट ई पर बैठ के हम इस इमेज को नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से किसी और पॉइंट से बैठ के इस इमेज को नहीं देख पाएंगे। मतलब ए से बी तक दिखाई पड़ेगा। यही है फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट, मतलब समझिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में यह है कि अगर इसका हम फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करें, अगर ना मिरर का, अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? ध्यान समझिए, ये मिरर है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 1 है, 2 है, और डिस्टेंस के हिसाब से जो 3 है इससे डबल दूरी पे है। ठीक, तो 3 डबल डिस्टेंस पे है, उसमें डायग्राम में देखिए। ठीक है, तो 2 का इमेज यहाँ बनेगा और 3 का कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो 2 का अब जब फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करेंगे 1 का, देखिए 1 पे यहाँ पे बना इमेज, 1 का 1 डैश पे, 2 का 2 डैश पे और 3 का कहाँ पे? 3 डैश पे। तो जब तीनों का फील्ड ऑफ व्यू अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए 1 का फील्ड ऑफ व्यू देखिए ये है। ठीक है, तो ये है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 1, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर 1। ठीक है, ये 1 का फील्ड ऑफ व्यू है। 2 का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। 2 का फील्ड ऑफ व्यू जो बनेगा समथिंग लाइक दिस। 2 का जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 2 का फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, ये 2 का फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक, और जो 3 है, जो 3 है ज्योमेट्री से ऐसे लाइन पे बेस्ड है कि ज्योमेट्रिकली जो 3 का जो फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है वो भी बाई चांस कहां से पास कर जा रहा है? ज्योमेट्रिकली जो 3 का फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है वो भी इसी लाइन पे पड़ रहा है ना। तो इसी पे देखिए, जस्ट ज्योमेट्रिकली उसका डिस्टेंस ऐसा है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है इसी पे, मतलब ये वाला डॉटेड लाइन इसी पे ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि ये देखिए
और पीछे वाला जो है, पीछे वाला तो यहाँ पे है, पीछे वाला मतलब ये वाला जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है, ये फील्ड ऑफ व्यू 3 वाले का है, ठीक है। तो तीनों का देखिए हम फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का, ठीक है। अब ये जो बहन जी हैं वो कहाँ पे चल रही हैं, जो गर्ल हैं वो देखिए यहाँ से ऐसे चल रही हैं। तो जो गर्ल का डिस्टेंस है वो यहाँ से देखिए 1 2 3 यूनिट, और यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिट, मतलब लगभग डबल पे, लगभग डबल पे ये कह सकते हैं कि गर्ल जो है, जो गर्ल है वो, उनका जो डिस्टेंस है वो, ये तो 3 ही यूनिट पे है, लेकिन यहाँ से 5 यूनिट के दूरी पे है, ठीक है, यहाँ से 5 यूनिट के दूरी पे है। कहने का मतलब कहीं इस लाइन पे थोड़ा सा काफी दूर दूर से वो चलना शुरू की, मतलब ये हुआ कि, मतलब ये हुआ कि ये जो ये डैश लाइन है वो पीछे रहेगा, वो डैश लाइन पीछे रहेगा, मतलब कि फील्ड ऑफ व्यू में जब हम जो पहले दिखाई पड़ेगा, जो जिस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में पहले गर्ल इंटर करेगी वो इमेज पहले दिखाई पड़ेगा, कहने का मतलब है ये, ठीक है। तो गर्ल देखिए यहाँ से चलना शुरू की है, तो जब ये जो लाइन है आपका, ये डैश लाइन काफी पीछे चला जा रहा है, मतलब ये वाला जो है ये इस रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, इस जोन में अगर हम कहीं पे होंगे तो हम देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला है वो तो दिखेगा ही नहीं ना, पहला वाला तो दिखेगा ही नहीं, पहला वाला तो सवाल ही हट गया। तो सेकेंड और थर्ड में पहले कौन दिखेगा, बात इसकी उठ रही है। अब देखिए जैसे यहां इस पॉइंट पहुंचेंगे तो सेकेंड थर्ड एक साथ दिखना शुरू करेगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि थर्ड वाला सेकेंड के पीछे है, तो पहले कौन दिखेगा, सेकेंड वाला, फिर कौन दिखेगा, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि जैसे ऊपर चले जैसे ही आगे बढ़ेंगे तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत अब उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि चलना शुरू किए तो पहले किसके फील्ड ऑफ व्यू में एंटर करेंगे, जो चलना शुरू करेंगे तो पहले किसके फील्ड ऑफ व्यू में एंटर करेंगे, पहले 2 के फील्ड ऑफ व्यू में एंटर करेंगे, फिर किसके फील्ड ऑफ व्यू में, फिर 3 के फील्ड ऑफ व्यू। देखिए ध्यान से 2 यहाँ पे, तो 2 को जब यहाँ ज्वाइन ऐसे करा देंगे, ठीक है, तो 2 जब यहाँ से ज्वाइन करा देंगे और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है, इसका जब यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देंगे तो ये तो फील्ड ऑफ व्यू बन गया, ठीक है। और 3 वाले का जब ज्वाइन कराएंगे, 3 वाले का जब ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही स्टार्ट करेंगे चलना ना, जैसे ही स्टार्ट करेंगे चलना और 3 वाले को ज्वाइन कराएंगे तो 3 वाले का कहीं यहाँ पे बनेगा, तो 3 वाले को ज्वाइन कराएंगे कहीं यहाँ बनेगा, देखिए ये ऐसे नीचे यहाँ से ऐसे पार कर गया, ठीक है। और ये वाला तो यहीं पे, मतलब पहले 2 का बनेगा, पहले 2 दिखाई पड़ेगा फिर 3 दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिकली कुल मिला के फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक हीटर है, हीटिंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ वायर विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हैज रेजिस्टेंस ऑफ 310 ohm and can bear maximum current of 5 ampere. The wire can be cut into a piece of equal length and the number of piece arranged suitably so that it to be draw maximum power when connected to a constant voltage of 220 volt, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक एक हीटिंग एलिमेंट है ना, कोई ऐसा वायर है और इसको जो है कई टुकड़ों में बांट के हम एक सोर्स से जोड़ दिए, और मैक्सिमम कितना एक करंट बियर कर सकता है, तो मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम करंट का मतलब मैक्सिमम हीट कितना जा सकता है, तो इतना करंट 5 एम्पियर करंट जाएगा तो वो जो है गलना शुरू हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट उससे पास कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया गया कि इसको जो है एन पार्ट में तोड़ दिए और सारे पार्ट्स को किस में अरेंज कर दिए, सारे पार्ट्स को हम पैरेलल में अरेंज कर दिए। तो जब एन टुकड़ों में तोड़ देंगे तो पहले रेजिस्टेंस अगर आर था तो क्या हो जाएगा आर बाई एन, और फिर एन पार्ट एन, इसी तरीके से एन पार्ट में अगर पैरेलल जोड़ देंगे तो 1 बाई एन, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया आर बाई एन स्क्वायर हो गया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। समझ में आया। किसी रेजिस्टेंस, किसी वायर को 2 पार्ट में कट कर देते हैं तो लेंथ आधा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा।
और फिर उनको अगर आपस में पैरेलल जोड़ देंगे तो 2 को जोड़ेंगे तो अब फिर आधा हो जाएगा, तो आधा आधा 1/4 हो गया। 3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 1/16, तो n करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/n² आ गया। चलिए रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, अब इसको क्या किए कि इस सिस्टम को, जब इस सिस्टम को हम किससे जोड़ दिए, जब इस टाइप के सिस्टम को जब हम पैरेलल में जोड़ दिए तो r/n हो गया। उसको क्या किए, एक सोर्स से अटैच कर दिए। ठीक है, जिससे कि जो है सोर्स से मैक्सिमम पावर डेवलप हो, मतलब मैक्सिमम सब में करंट कितना जाए, सब में मैक्सिमम करंट I²R होता है ना, तो मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम करंट सब में पास करे। तो टोटल अगर n टुकड़ों में जोड़े हैं तो टोटल जो करंट हो जाएगा n × I हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि n × I का वैल्यू कितना हो गया, E/ कितना R', तो n × I का वैल्यू हो गया E/R', और R' है कितना, R' है कितना, R/n² है ना। तो देखिए R² ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ना नहीं n E/R' हो जाएगा n²। अब देखिए r यहाँ पे है, n² उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो देखिए n हो गया कैंसिल, तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, r × I और डिवाइड बाई कितना E आ गया। ठीक है, तो एक n यहाँ से हो गया कैंसिल, एक n यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया वो आ गया r × I डिवाइड बाई E। तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन दिया है 331 और I का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर जो कि मैक्सिमम करंट था, डिवाइड बाई कितना 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1500 बटे जो है 220, लगभग नियरली 6.9 के करीब, मतलब ऑप्शन से देखने पे 7 जो है 6.7 पॉइंट समथिंग 01 या समथिंग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड रहे तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मींस फंडामेंटल बेस्ड था। अगला देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स वाला है और मतलब एजर्सन रीजनिंग टाइप का। स्टेटमेंट 1 क्या करा, इफ यू पुट 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पुट करते हैं और 100 ग्राम आइस 0 डिग्री पे और 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू फ्रीजर में रखते हैं विच इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब अल्टीमेटली फ्रीजर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन तो असली अल्टीमेटली टोटल टेम्परेचर कितना पहुंच जाना है, अल्टीमेटली टोटल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इवेंचुअली जो है लूज द लार्ज, कौन सा क्या कहते हैं कि द आइस विल इवेंचुअली लूज द लार्जर अमाउंट ऑफ हीट का क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आइस जो है वो ज्यादा अमाउंट हीट लूज करेगा। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं। तो अब देखिए 100 ग्राम आइस है एट कितने डिग्री पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कहां पहुंचना है, -10 डिग्री आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचना है। तो इसमें जो हीट लूज ये करेगा वो कितना करेगा, ms डेल्टा टी यूज करेगा, और s किसका यूज करेंगे, आइस का, जो कि 0.5 कैलोरी होता है। अच्छा, डेल्टा टी दोनों में सेम है, और डेल्टा क्यू ना, और 100 ग्राम वाटर अगर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको जाना है अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तब ये कितना हीट चाहिए इसको, मतलब कितना हीट ये लूज करेगा, तो ये हीट यूज करेगा ml और प्लस क्या ms डेल्टा टी यूज करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ms डेल्टा टी तो ये कॉमन है, मतलब ज्यादा कौन लूज करेगा, वाटर लूज करेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गड़बड़ है ना, गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या देख लेते हैं ध्यान से, बात समझ में आया। अंत में दोनों को टेम्परेचर तो माइनस पहुंचना है, तो पानी जो है पहले बर्फ में बनेगा फिर बर्फ ठंडा होगा। तो जो आइस पहले से 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें तो केवल हीट कितना चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, क्योंकि आइस को आइस में जाना है।
लेकिन वाटर को अगर आइस में जाना है तो वाटर पहले आइस बनेगा फिर और ठंडा होगा। तो जो 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा ना, ज्यादा हीट रिलीज करेगा, क्योंकि हीट रिलीज मतलब क्योंकि ठंडा हो रहा है तो दो फॉर्म में हीट रिलीज करेगा, एक ml लेटेंट हीट और प्लस एक स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज डेंसर देन आइस, ये बात तो सही है। ठीक है, इसका मतलब S1 फॉल्स और S2 ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, सही बात है भाई, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ये तो। ठीक है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द पाथ ऑफ हैलिस कॉमेट नियर द सन एंड दूसरा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय न्यूक्लियस। दोनों का पाथ पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कौन सा पाथ होगा, कौन इसमें हैलिस कॉमेट है और कौन जो है अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अराउंड है। अब कह रहा है कि ये जो दिख रहा है डॉट वाला चीज वो सन को बोल सकते हैं और न्यूक्लियस को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट इसके बारे में, जो बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमें पता है कि जो है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी जो है प्लेनेट के राउंड जो कोई भी सन के राउंड कोई प्लेनेट घूमे या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर कोई मास m है, ये स्मॉल m मास है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है एक बाउंड ऑर्बिट। ये पूरा घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा वो डिपेंड करेगा इसकी स्पीड पे। फिलहाल इसका जो पाथ होता है समथिंग लाइक दिस इलिप्टिकल पाथ है। तो जो हेलिस वाला है ना, तो वो तो ये पाथ फॉलो करेगा ना। तो हेली ऑर्बिट जो है, जो इनका जो कह रहे हैं कि कौन सा है, हेली कॉमेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ सन के राउंड मतलब इसके राउंड घूमेगा। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हेलिस वाला है। ठीक है, तो ये हेलिस कॉमेट है। ठीक, इसका मतलब हो गया कि जो हेलिस कॉमेट है वो ये है। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियस के अराउंड आप देखे होंगे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा भी क्या होता है, भी पॉजिटिव होता है। जब वेलोसिटी देते हैं तो क्या होता है, जब वेलोसिटी देते हैं तो जो एकदम पैरेलल होते हैं तो लौट आते हैं ऐसे, और जो पास वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस प्रकार से डेविएट होके चले जाते हैं। तो मतलब इनका पाथ जो है समथिंग लाइक दिस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, प्लैनेट्स में अट्रैक्शन होता है और वहां पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। बात समझ में आया। तो ये है पूरी, इसका मतलब ये है कि इसमें तो बिल्कुल ये वाला कौन सा है, ये अल्फा पार्टिकल है, रिपल्सन वेलोसिटी देंगे पास जाके फिर ऐसे लौट आएगा। ठीक है, तो जब क्योंकि वहां से देखिए वेलोसिटी इस प्रकार से थ्रो किया गया है तो यहीं पे वेलोसिटी ऐसे देंगे पास जाके ऐसे क्या होगा, ऐसे रिटर्न चला जाएगा, मतलब स्कैटर कर जाता है, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें कौन सा है, ये अल्फा पार्टिकल, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सेकेंड रिप्रेजेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ हेलिस कॉमेट एंड थर्ड फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, मींस ऑप्शन डी इज यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी करेक्ट है। थोड़ा सा इसको छोटा करके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी लगा लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या है वही अगेन, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में बाउंड करेगा और यहाँ पे रिपल्सन की वजह से स्कैटरिंग क्या होता है, ऐसे पास जाएगा और न्यूक्लियस जब से करीब होगा फिर क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस हो, चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन, इन बोथ केस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 4 आइडेंटिकल बीकर्स एज सोन बिलो कंटेन्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर, बीकर ए कंटेन्स ओनली वाटर, थोड़ा दूर हट जाते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, बीकर ए जो है केवल वाटर कंटेन कर रहा है। ए स्टील बॉल ऑफ मास 0.8 kg, ठीक है, इज हेल्ड सबमर्ज्ड इन बीकर बी, एक स्टील बॉल इसमें डुबाए हुए हैं। किस कैसे डुबाए हुए हैं, यहाँ पे एक स्टैंड है बाहर से। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड है, समझिए ग्रीन कलर, ये लोहे का रॉड है, इसमें धागा से लटका के इस स्टील बॉल को ऐसे बांधे हुए हैं। ठीक है, स्टील का बॉल है, कितने मास का है, 0.800 kg। ठीक, अच्छा, बाई इज सबमर्ज्ड इन बीकर बी बाय स्ट्रिंग फ्रॉम एबव, ऊपर से लटका दिए हैं।
ए सेम साइज प्लास्टिक टेबल टेनिस बॉल, उसी साइज का मतलब सेम वॉल्यूम का एक टेबल टेनिस का बॉल है, उसको जो है बीकर सी में डुबाते हैं, ठीक। इज सबमर्ज्ड इन बीकर सी बाय स्ट्रिंग ना, बाय स्ट्रिंग अटैच टू स्टैंड फ्रॉम आउटसाइड। अब समझिए यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंड है, ये इसको अलग कलर से दिखा देना जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये समझिए कि स्टैंड है, ये कोई फाइबर का लोहे का स्टैंड है ना, स्टील का स्टैंड है, ये स्टैंड पानी में से डुबा दिए ऐसे बाहर से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से धागा ऐसे बंधा हुआ है, धागा किससे बंधा है? स्टैंड से बंधा है। यहाँ पे धागा किससे बंधा है? स्टैंड से बंधा है, ठीक। और लास्ट केस में क्या करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि बीकर डी कंटेन्स सेम साइज टेबल टेनिस बॉल सबमर्ज्ड फ्रॉम स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द बीकर, द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, हर बॉल का वॉल्यूम कितना है? प्रत्येक बॉल का जो वॉल्यूम है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब है, दिया हुआ है। दीज बीकर्स, ठीक है। अच्छा, डी वाले में क्या कर रहा है? बीकर डी कंटेन्स सेम साइज टेबल टेनिस बॉल सबमर्ज्ड फ्रॉम, अच्छा जो बीकर डी है उसमें क्या करते हैं, नीचे से एक धागा ऐसे बांध दिए हैं बैलून की तरह, जैसे कि ये प्लास्टिक का बॉल है, सेम टेबल टेनिस का बॉल है, तो अगर ये धागे से न बंधा होता तो क्या होता? पानी में निकल जाता बाहर, ठीक है, पानी में बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ धागे बंधे बंधे होने की वजह से पानी से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये स्टील का बॉल है, ये टेबल टेनिस है, ठीक है, ये टेबल टेनिस है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दीज बीकर्स विदाउट स्टैंड आर प्लेस्ड ऑन वेइंग ना, दीज बीकर्स, जो बीकर्स हैं उनको एक वेइंग मशीन पे रख दिए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो वेइंग मशीन, अगर इसमें WA वाटर, ए जो ए में जो पानी है वो कितना है? 1 kg है, ठीक है। ए में अगर 1 kg पानी, सब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिया, 4 आइडेंटिकल बीकर शोन बिलो कंटेन सेम अमाउंट ऑफ वाटर, चाहे ए में वाटर हो, चाहे बी में वाटर हो, चाहे सी में वाटर हो, सब में वाटर कितना है? 1 kg वाटर है, सब में 1 kg वाटर है। तो पूछ रहे हैं बताइए कि अगर W देन ऑब्टेन WB WC एंड WD, अगर WA 1 kg है तो W1 kg मतलब WA कितना होगा? 1 ही kg होगा, ठीक है। WA अगर 1 kg है तो बताइए WB WC, मतलब ये जो रीडिंग है इसका रीडिंग WA 1 kg है, क्योंकि जितना पानी होगा वही रीडिंग होगा, ठीक है। तो B, C और D का क्या रीडिंग होगा? आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, जरा अपने से ट्राई करिए, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो A का रीडिंग होगा WA, वो तो 1 kg दिया है क्वेश्चन में। अब जब बी वाले का देखेंगे, BD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ध्यान समझिए बी वाले का। तो बी वाले का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये बी वाला तो स्टील का बॉल है, तो बी वाला जब स्टील का बॉल है तो जब ये लटका होगा तो इस पे क्या लगेगा? बी वाले पे। तो बी वाले का जब BD बनाएंगे, ध्यान से देखिए बी वाले का बना रहे हैं BD फ्री बॉडी डायग्राम, तो जो बी है वो कैसे लटका हुआ है? जो बी है वो स्टील का बॉल ऊपर धागे से लटका हुआ है, तो ऊपर धागे से लगा हुआ है, तो इसका बी वाले का क्या लग रहा होगा? टेंशन T लग रहा होगा, और बॉन्ड फोर्स बी लग रहा होगा, और इसका अपना कुछ क्या होगा? कुछ अपना वेट होगा। तो बी कौन लगाता है? हम बी वाले का देख रहे हैं, तो जो बॉन्ड फोर्स लगेगा वो कौन लगाता है? दिस इज अप्लाइड बाय लिक्विड, और बॉन्ड फोर्स होता क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा कितना? तो जो वॉल्यूम है वो कितना है? वॉल्यूम है 10⁻⁻⁴, तो V इंटू रो लिक्विड G, तो जितना बड़ा बैलून होगा, बैलून या बॉल होगा, तो इसका वॉल्यूम अगर V है, हर बॉल का वॉल्यूम V है, तो प्रत्येक बॉल सेम बॉन्ड फोर्स लगाएगा, तो V इंटू रो लिक्विड G होगा, तो 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ लिक्विड का डेंसिटी पानी है चूंकि, इंटू D का 10 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए आ गया बॉन्ड फोर्स 1 न्यूटन आ गया, बॉन्ड फोर्स 1 न्यूटन आ गया। इसका मतलब जो वेट ऑफ रीडिंग होगा टोटल, यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, इसका जो वेट है W और प्लस B, क्योंकि पानी का जब FBD बनाओगे तो क्या होगा?
जब वाटर का एफबीडी बनाओगे, पानी का एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा? तो अब हम कहेंगे कि अगर अगर पानी इस बॉल पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो बॉल पानी पे किधर लगाएगा? नीचे लगाएगा। और बॉल का अपना वेट है W, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन रीडिंग आएगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? V प्लस डब्ल्यू। और बॉइंट फोर्स कितना है? बॉइंट फोर्स 1 न्यूटन है और W कितना है? 1 kg, तो 10 न्यूटन, तो कितना आ गया? 11 न्यूटन आ गया। इसका मतलब रीडिंग कितना होगा? रीडिंग होगा N/G, तो 1.1 kg आया। इसका मतलब जो बी केस में, जो इस वाले केस में जो रीडिंग आ रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर पानी लिक्विड बॉल पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो बॉल लिक्विड पे किधर लगाएगा? नीचे लगाएगा। जब बॉल लिक्विड पे नीचे लगाएगा तो लिक्विड का वेट प्लस लिक्विड पे फोर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो टोटल रीडिंग आएगा वो इसके बॉइंट फोर्स प्लस इसके वेट के बराबर होगा। ध्यान से देखने वाली बात है कि अब ये स्ट्रिंग का जो टेंशन टी है उसका पानी पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि टेंशन किस पे लग रहा है? इस स्टील बॉल पे लग रहा है, और इसके वेट से भी कोई मतलब नहीं है। ध्यान समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन टी किस पे लग रहा है? इस स्टील के बॉल पे लग रहा है। वेट mg किसका है? स्टील के बॉल का। स्टील के बॉल के वेट से बॉइंट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, दैट इक्वल्स टू 1 न्यूटन। इसका मतलब लिक्विड बॉल पे 1 न्यूटन ऊपर लगाएगा तो बॉल लिक्विड पे 1 न्यूटन नीचे लगाएगा। इसमें पेंदी पे टोटल कितना पड़ेगा? 11 न्यूटन। मतलब कितना केजी इसका रीडिंग आएगा? 1.1 केजी रीडिंग आएगा बी वाले केस का। अच्छा, जो सी वाला केस है, सी वाले पे देखेंगे, एफबीडी बनाएंगे तो सी वाले का भी क्या बनेगा? सी वाले का भी देखेंगे तो वही सेम चीज है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे इसका वेट खींच रहा था तो टेंशन इसको संभाला था, और ये ऊपर जाना चाह रहा तो इस बार स्ट्रिंग इसको खींचेगा। लेकिन जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो स्ट्रैंड पे लग रहा है। स्ट्रिंग का जो टेंशन है किस पे लग रहा है? स्टैंड पे। स्ट्रिंग का टेंशन किस पे लग रहा था? स्टैंड पे लग रहा था। तो अगेन जो सी वाला केस है वो बी वाला दोनों एक ही केस है। जो बी का केस है वही सी का केस है। बस ध्यान से देखिए, जो धागा लटक रहा है किससे लग रहा है? स्टैंड से लटक रहा है। इसे जो टेंशन आएगा वो किस पे आएगा? स्टैंड पे आएगा। उसी तरीके से टेबल टेनिस का जो बॉल का टेंशन आएगा किस पे आएगा? स्टैंड पे आएगा। टेबल टेनिस का जो वेट mg वो अर्थ लगाता है। इसका मतलब इस केस में भी जो बॉइंट फोर्स बी होगा ऊपर लगेगा, इसका मतलब इसमें भी लिक्विड पे बी किधर लगेगा? नीचे लगेगा। तो सी वाले का भी क्या होगा? सी वाले का भी यही कहानी है। बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे सी वाले का भी बिल्कुल यही कहानी है। बीडी में देखेंगे बस अंतर क्या है, इस पे टी नीचे है, इसका mg नीचे है, ठीक है, इसका mg नीचे है, इसका अपना जो वेट mg और बी ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो इस बर्तन पे नहीं लग रहा है, वो तो स्टैंड पे लग रहा है। इसका मतलब जब लिक्विड का एफबीडी बनाएंगे, जब लिक्विड का एफबीडी बनाएंगे तो लिक्विड के एफबीडी में क्या आएगा? लिक्विड के एफबीडी में अभी भी वेट W आएगा और B किधर आएगा? B नीचे आएगा, और B फिर से कितना होगा? वही सेम होगा, V इंटू रो लिक्विड G। इससे मतलब नहीं होता है कि स्टील डूबा है कि लकड़ी डूबा है कि प्लास्टिक डूबा है। बस बॉइंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो तीनों के तीनों केस में जो बॉइंट फोर्स लगेगा सेम लगेगा, क्योंकि तीनों के तीनों केस में लिक्विड 10⁻⁴ मीटर क्यूब ही क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। यहां देखिए स्ट्रिंग पे टेंशन टी आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन टी आ रहा है। ये जो स्ट्रिंग है वो स्टैंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए टेंशन स्टैंड पे लगेगा, टेंशन बर्तन पर नहीं लगेगा, ठीक है। टेंशन जो होगा, टेंशन जो स्ट्रिंग से वो स्टैंड पे लग रहा है। बात समझ में आया? तो यहां से ये बात है, ठीक। अच्छा, मतलब बी और सी में रीडिंग आएगा 1.1। तो इसका मतलब है कि सॉरी, बी और सी में जो रीडिंग इसमें जो आएगा, रीडिंग इस केस में जो आएगा वो कितना आएगा? यहां भी जो रीडिंग आएगा वो आएगा कितना? यहां भी रीडिंग आएगा अगेन 1.1 kg आया, ठीक। लास्ट वाला पार्ट देखिए ध्यान से, जो डी पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि डी वाले पार्ट में आप देखेंगे ध्यान से, टेंशन जो है वो किससे जुड़ा है? बर्तन से। यहाँ स्ट्रिंग सीधे बर्तन से, यहाँ पे स्ट्रिंग बर्तन से नहीं, यहाँ स्ट्रिंग स्टैंड से जुड़ा था, यहाँ स्ट्रिंग इस बर्तन से ही जुड़ा है। जब स्ट्रिंग बर्तन से जुड़ा है तो इसका जो एक्शन रिएक्शन कहाँ आएगा? टेंशन का इसी बर्तन पे आएगा। या ऐसे समझिए पूरी बात, ध्यान समझिए, पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। जब पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे तो डी वाले पार्ट का देखिए ध्यान से, डी वाले पार्ट का, डी वाला पार्ट
जिसमें कि नीचे से बॉल ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब बॉल नीचे से ऐसे अटैच है, ये वेट W और इसका अपना वेट कुछ है W डैश मान लेते हैं, ठीक है, W डैश। तो अब बताइए यहां से जो नॉर्मल लगेगा n, पूरे को अगर एक सिस्टम मान लेते हैं, पिछले केस में क्या था, पिछले दोनों केस में जो नॉर्मल था, पिछले केस में जो नॉर्मल था अगर उसको सिस्टम मानते उसमें बी सिस्टम में केवल क्या आता, सिस्टम में केवल क्या आता, सिस्टम में अगर हम लोग देखते कि सिस्टम पूरे एज ए सिस्टम पूरे को मानते तो अलग नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं अलग कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं भी काटते तो हमें टेंशन टी लेना पड़ता, तो हम काट के अलग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्ट्रिंग ये देखिए पूरा स्ट्रैंड जुड़ा था, रिएक्शन आ रहा था, इसलिए अलग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरे को एक्शन की टेंशन इस पे ऐसे और इस पे टेंशन, ये दोनों टेंशन क्या हो रहे हैं, दोनों टेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इसका बीडी बना रहे थे तो टेंशन यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा था। ये जो स्ट्रिंग का टेंशन इसी सिस्टम का पार्ट है, इसमें स्ट्रिंग का टेंशन सिस्टम का पार्ट नहीं था, वो स्ट्रिंग का टेंशन कहां से लग रहा था, स्टैंड के थ्रू देखिए ग्राउंड पे आ जा रहा था। इसलिए हम लोग अगर इस फोर्थ वाले पार्ट का अगर हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे सीधे डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि एन बराबर कितना, W प्लस W डैश एक लाइन में। और कितना मास है इसका, इसका कितना मास है, जो प्लास्टिक का बॉल है उसका मास कितना दिया है, उसका मास दिया है टेबल टेनिस प्लास्टिक बॉल, वो दिया है 0.02 kg ना। इसका मतलब हो गया कि टोटल जो है पानी जो है 1 kg है, तो 1.02 आएगा, सीधी बात रीडिंग डायरेक्ट आ गया कितना, टोटल जो प्लास्टिक का बॉल है, जो पूरे सिस्टम पे धागे का तो मास लेना नहीं, तो इसका जो रीडिंग आएगा वो कितना आ जाएगा 1.02 kg, डायरेक्ट आंसर हो गया ना। ये तो हम पूरे सिस्टम डायरेक्ट एफबीडी बना के कर दिए, ठीक है। तो W इसका वेट और W डैश इसका वेट, तो टोटल कहाँ पड़ रहा है, टोटल इसी पे तो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो कितना आ जाएगा 1.02 kg ना। काफी अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू साउंड। There are various apps which record the intensity of audio signal. An app web editor, actually Firefox एक ऐप होता है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करता है, वो यूज करते हैं। ये इस ऐप यही ऐप है जिससे कि हम क्या करते हैं, जो है साउंड की स्पीड के लिए यूज करते हैं। आप खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं Firefox ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि दो मोबाइल ले लेते हैं, एक मोबाइल यहाँ रहेगा एक मोबाइल यहाँ रहेगा, और जब हम ऐप में क्या कर, जब जैसे हम ताली बजाएंगे तो ताली बजाते ही क्या होता है, ताली बजाते ही ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, जो है इस पे ताली बजा के हम स्टॉप वॉच शुरू कर देते हैं। जैसे ही क्या होता है साउंड का इंटेंसिटी बढ़ता है, वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है मोबाइल का ना, और फिर दोबारा ताली बजाएंगे तो क्या होता है, वो टाइमर रुक जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि हम एक बार ताली बजाएंगे तो यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा, और जब साउंड यहाँ पहुंचेगा तो इसका टाइमर शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का आपको तरीका हम बता रहे हैं कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है आपको थोड़ा इसका ब्रीफ आइडिया दे दें, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अगर एक मान लेते हैं कि एक जो है आपका मोबाइल यहाँ पे है स्मार्टफोन, और एक स्मार्टफोन यहाँ पे है, दोनों स्मार्टफोन डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे है। तो हम क्या किए कि दो दोस्त लोग हैं, एक दोस्त यहाँ पे है और एक दोस्त यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों दोस्त, एक पहला दोस्त ताली बजाया, ताली बजाया तो क्या हुआ, इसका टाइमर शुरू हो गया। अब इसका टाइमर शुरू हो गया और जब ये साउंड यहां तक पहुंचेगा, जैसे साउंड यहां पहुंचा तो इसका भी टाइमर शुरू हो गया, मान लो T2, ठीक है। तो मतलब T1 और T2 के बीच कितना गैप आएगा, तो T1 T2 के बीच जो साउंड को यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा T समय लग रहा है, वो गैप आएगा, मतलब T1 और T2 के बीच जो गैप आएगा वो आएगा डेल्टा T जो आएगा वो T2 माइनस T1 आएगा। अब सुनिए, ये दोस्त तो ताली बजा के शुरू कर दिया टाइमर, लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो ताली बजा के क्या करेगा, वो जब ताली बजाएगा तो वो टाइमर को रोक देगा, जो स्टॉप वॉच का टाइमर है। तो एक दोस्त बजाया तो टाइमर शुरू हो गया, दूसरा दोस्त के पास पहुंचा डेल्टा T टाइम में,
फिर दूसरा बचा है तो उसका टाइमर फिर क्या हो गया, दूसरा टाइमर जो है फिर स्टॉप कर गया। तो फिर वही जब ये ताली बजाएगा तो फिर वो जो है साउंड यहां तक पहुंचेगा, फिर कितनी देर बाद पहुंचेगा, फिर डेल्टा टी बाद पहुंचेगा। मतलब इसके टाइम इसका जो शुरू होने और बंद होने में टाइम का गैप और इसके शुरू होने बंद होने में जो टाइम का गैप है वो डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी मतलब 2 डेल्टा टी है। मतलब ये समझ जाइए कि अगर ये ए है और ये बी है, इसका शुरू हुआ मान लेते हैं किसी टाइम T1 पे और बंद हुआ कितने पे, T1 डैश पे, और इसका शुरू हुआ T2 पे और इसका जो टाइमर बंद हुआ T2 डैश पे। तो अब ये समझिए T1 और T2 के बीच कितना गैप है, T1 और T2 के बीच डेल्टा टी गैप है शुरू होने में, और T2 डैश और T1 डैश में भी कितना गैप है, T2 डैश और T1 डैश में भी डेल्टा टी गैप है, क्योंकि साउंड जितने देर में यहां पहुंचेगा उतने देर बाद इसका शुरू हुआ था चलना, और साउंड यहाँ पे जितनी देर बाद पहुंचेगा उतने देर बाद इसका बंद होगा। मतलब कि जब ये ताली बजाएगा तो इसका बंद हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इसका बंद होगा। इसका मतलब इसका स्टॉप वॉच शुरू होने और बंद होने में जो गैप है, ठीक है, वो अगर हम निकाल लें, उसका स्टॉप वॉच शुरू होने में जो गैप है वो अगर निकाल ले तो किसके बराबर होगा, वो डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी के बराबर होगा। मतलब ये समझ जाइए कि डेल्टा टी ए प्लस 2 डेल्टा टी बराबर कितना, डेल्टा टी भी आएगा। बात समझ में आया, क्योंकि जो दूसरे वाले का जो T2 है वो क्या होगा, TA डेल्टा टी गैप के बाद है, और पहले वाले का मतलब कि इसके टाइम गैप और उसके टाइम गैप का जो डिफरेंस है वही डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इतने टाइम में अगर ये डी डिस्टेंस इनके बीच का, अगर डी डिस्टेंस है तो डी का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि स्पीड जितने साउंड से स्पीड चलेगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचा है तो डी का वैल्यू क्या होगा, वी इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो आएगा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी बाई डेल्टा टी, मतलब कि 2D बाई डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए। ठीक है, ये बेसिक जो है ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन था। एक बार हम देखते हैं, आप जरा हट जा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, 2 स्टूडेंट फातिमा एंड भारत conduct a simple experiment using smartphone in an open field. Both place their smartphones at a distance d from each other as shown in the figure. They stand next to their smartphones, एकदम पास में जैसा बताए थे। clap one after other, एक ताली बजाया फिर उसके थोड़ी देर बाद दूसरा ताली बजाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे यही रीजन है कि जो ताली पहुंचने का जो साउंड का जो टाइम लगता है वही डेल्टा टी जो डिफरेंस दोनों में आता है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर their smartphone they stand next to each other their smartphone and clap, क्योंकि पहला वाला जैसे क्लैप बनाएगा वहां तो तुरंत शुरू हो जाएगा। अब देखिए 3.03 सेकंड पे ये अगर टाइमर जो क्लैप शुरू हुआ और इसका जब वो क्लैप बजाया तो उसके बाद ये बंद कितनी देर बाद, इसका शुरू होने और बंद होने में जो गैप है वो 2 टाइम है, इतने में शुरू हुआ इतने बंद हुआ। इसका देखिए शुरुआत और बंद होने का जो गैप है टाइमर का, शुरू हुआ 3.03 सेकंड पे और बंद हुआ कितने 5.09, और इसका टाइमर शुरू कितने पे हुआ 6.0 और बंद कितने पे हुआ 8.726। क्योंकि ध्यान समझिए कि इस जैसे ही ये ताली बजाया इसका तो शुरू हो गया, और इसका कब शुरू होगा, उसके डेल्टा टी टाइम बाद। जैसे ये ताली बजाया इसका तो बंद हो गया, लेकिन इसका बंद कितने देर बाद हुआ, डेल्टा टी टाइम बाद। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टी ए प्लस 2 डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बी, वही जो बता रहे थे। मतलब जो साउंड को पहुंचने का जो समय लगेगा डेल्टा टी समय बाद यहां पहुंचा, इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच जो साउंड का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है आपका 3 डेल्टा टी गैप है, मतलब 3.07036 पे शुरू हुआ
और 5.099 पे बंद हो गया, 6.615 पे शुरू हुआ, 8.723 पे बंद हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब साउंड वही जो हम बोल रहे हैं कि दोनों में जो गैप है शुरू और बंद होने का, वो डेल्टा टी जो होगा वो मतलब कि डेल्टा टी ए और माइनस डेल्टा टी बी 2 डेल्टा टी के बराबर होगा, जहां डेल्टा टी क्या है, यहां से यहां साउंड पहुंचने का जो समय है। इसका मतलब हो गया कि जो स्पीड जो v आएगा वो क्या होगा, d बाई डेल्टा टी, और d बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा, d बाई डेल्टा टी जो हो जाएगा 2d बाई डेल्टा टी ए माइनस डेल्टा टी बी। अच्छा देखिए ध्यान से, डेल्टा टी ए कितना है, डेल्टा टी ए है 5.099 और माइनस 3.037 घटा देंगे, 2 9 माइनस 3 कितना आया 6, और यहाँ पे 0 और ये 2, तो ये देखिए 2.026 आ रहा है। और डेल्टा टीबी कितना आएगा, डेल्टा टीबी आ रहा है 8.723 और माइनस 6.615, ये आ रहा है 2.108, ठीक है। तो 2.108 और 2.03, इसका मतलब है कि डेल्टा टीबी बड़ा होगा ना, डेल्टा टीबी यहाँ पे बड़ा है, तो डेल्टा टी ये ऐसे कहेंगे ना, तो मीन्स वहां पे कैलकुलेशन में डेल्टा टीबी इज ग्रेट लिखे है ना, डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टी ए, हाँ डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टी ए है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टी ए, तो 2, डिस्टेंस डी कितना दिया है, डिस्टेंस डी दिया है वही, अच्छा डिस्टेंस डी ही तो निकालना है शायद। अच्छा हम लोग अच्छा वो स्पीड जो आपका ऐप है वो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करता है, फिलहाल हमें डिस्टेंस डी चाहिए था, तो डी के लिए हम लोग क्या है बोलेंगे, तो इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, जो डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो वी इंटू डेल्टा टी, और वी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी है कितना, टी बी माइनस डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए, तो v इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यही देखिए यही रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए डिवाइड बाई 2, जब इस रिलेशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं कितना आता है। तो डिस्टेंस डी भी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 3, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में दिया है 363, जो कैलकुलेट करते हैं वो 363 कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाई 2 और इंटू डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी ए कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा टी ए का वैल्यू कितना है 2.062, तो घटा दीजिए, तो ये हो गया 6, ये 4, तो ये हो गया 0.046, ठीक है। तो इंटू 0.046, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना आता है। अब इस बार चलिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर अलाउड कर रहा था एग्जाम में, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 3.63 इंटू जो है 363 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.046, तो दैट कम्स आउट टू बी 8.35 मीटर के करीब आंसर आता है ना, 8.35 मीटर, 8.35 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फंडामेंटल समझिए क्या था,
बस क्लैपिंग में, मतलब ताली बजा के हम साउंड का स्पीड निकाल ले रहे हैं। ये आप जरा वेबसाइट है PHYPHOX.org, pfox.org पे आप इसको पूरा एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। pfox.org आप देखिएगा तो उस पर ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट ऐप मिल जाएगा, जो एक्सपेरिमेंट करके साउंड का स्पीड निकाला जाता है, सारा थियरी। ये काफी मतलब इनोवेटिव है, बिना पैसा खर्च करके आप साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं केवल मोबाइल से। कोई एक्सपेरिमेंट सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ अबाउट हाफ ऑफ, क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का है। विथ अबाउट हाफ ऑफ इट्स सरफेस ऑलवेज हैविंग डे, कहते हैं कि अगर हम लोगों के पास आधा दिन धूप रहता है, अर्थ कॉन्स्टेंटली रिसीव हीट फ्रॉम सन एंड मेंटेन एवरेज टेम्परेचर 288 केल्विन, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करता है सन से एनर्जी लेके। फ्रॉम दिस हीट एन एवरेज पावर ऑफ, इतना पावर जो है वॉट, 4.3 इंटू 10⁻16 वॉट जो है पावर इवोपरेशन जो है पानी के लिए जा रहा है, पानी की सरफेस पे इतना पावर पड़ रहा है जिससे कि पानी भाप बदल रहा है। द वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम द अर्थ, जितना वाटर इवोपरेट हो रहा है अंत में प्रेसिपिटेट करके बरसात हो रहा है, फिर कंडेंसेट करके वो फिर पानी बरस जा रहा है। मतलब सूरज से रोशनी पड़ रहा है आपके जो है समुद्र के ऊपर ना, यहाँ के सरफेस के ऊपर, फिर वो भाप बन रहा है, फिर वही भाप फिर बरसात हो रहा है, ठीक है, पानी के फॉर्म में नीचे गिर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सपोज वन कलेक्ट दिस वाटर, अगर मान ली कोई इसको कलेक्ट कर रहा हो फ्रॉम 1 ईयर, 1 साल, फॉर 1 ईयर, कोई अगर इसको 1 साल कलेक्ट करे, हम आप तो कलेक्ट, इतना बड़ा कोई बर्तन तो है नहीं कितना पानी कलेक्ट किया जा सके, मतलब अर्थ ही चलिए कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ दिस वाटर सेल, अगर कोई इसको कनेक्ट कर रहा है मान लीजिए ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, अगर इसको हम चारों तरफ पानी के, अगर इसको अगर एक ऐसे फैला दिए इसको चारों तरफ इस पानी को, तो जो ये सेल बन रहा है चारों तरफ, वो कितने थिकनेस का सेल बन जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मतलब इसको अगर ये समझ जाइए कि चारों तरफ ये बरसात का पानी एक सेल के फॉर्म में इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो ये इसका थिकनेस क्या होगा, मतलब कितना हाइट का ये पानी चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक ठीक है, फॉर फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस मेक सुटेबल एज्यूम्पशन। ठीक है, तो पूछना एस्टिमेट एच, कह रहा है कि अगर पानी अगर चारों तरफ अगर एच सेल बन जाए, थिकनेस बन जाए अर्थ पे, ठीक है, वैल्यू इन मीटर इज वेल नोन एवरेज एनुअल रेनफॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है कि फाइनली प्रेसिपिटेट ओवर इट्स सरफेस, सपोज वन कलेक्ट दिस वाटर फॉर 1 ईयर एंड थिक and the thickness of this water cell is h over the surface of earth, thus value in meter is the well known average annual rainfall, अर्थ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑन द ग्लोब। फॉर फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस मेक सुटेबल एज्यूम्पशन वेयर नीडेड, एस्टिमेट एच का वैल्यू बताइए, ठीक है। और सेकेंड पार्ट कह रहा है कि द फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड इज अबाउट 6800 लीटर पर डे पर हेड, which includes the domestic water usage and water used for irrigation and industry. Estimate ratio of water required for the population of world and the total water received through the rain over land annually। ठीक है, जरा सा आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, इस जो है स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम दिस हीट एन एवरेज पावर, अब इतना देखिए पावर मिल रहा है तो पावर क्या करेगा, सन क्या करेगा, पानी को भाप बनाएगा, ठीक है, तो पर सेकेंड इतना मिल रहा है, तो चलिए Q इक्वल टू एम एल यूज करते हैं, तो Q इक्वल टू एम एल, ठीक है, तो डी क्यू Q इक्वल टू एम एल यूज करेंगे, और Q इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है, तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो हमें एनुअल चाहिए तो टाइम के लिए क्या करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एम हो जाएगा, जो पर ईयर जो मास कलेक्ट होगा, वो पावर इंटू टाइम बाई क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो वॉल्यूम हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी होता है, मास बाई डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम बाई रो इंटू एल कर देंगे,
तो जो वॉल्यूम टोटल आएगा, तो वॉल्यूम टोटल आएगा, पावर कितना दिया है क्वेश्चन में 4.3 इंटू 10⁻16, और एक साल में कितना टाइम होता है, कितना सेकेंड होता है, क्योंकि वॉट है एसआई यूनिट, तो 365 गुणे 24 और गुणे क्या कर दो 3600 कर दो सेकेंड, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है पानी का 10⁻3 है, और स्पेसिफिक सॉरी लेटेंट हीट क्या होता है 80 कैलोरी होता है, तो इसमें 4.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा टोटल जो है मीटर क्यूब में सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना मीटर क्यूब आता है, कैलकुलेटर अगेन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगेन यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर जो है 4.3 इंटू 365, पावर बाद में कर लेंगे, 365 इंटू 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 4 पावर कितना होगा, पावर होगा 10⁻13, फिर से रुकिए करते हैं, एक सेकेंड पावर मिस हो गया, 4.3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 कर ही देते हैं, 3600 जब तक एरर ना आए, डिवाइडेड बाई जो है 80 डिवाइडेड बाई 4.18, ये आ गया, और पावर हम लोग ले लेंगे 10⁻13, ठीक है। तो पावर ले लेंगे 10⁻13, तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है लगभग 6 इंटू 10⁻14 5.98, तो लगभग 6 इंटू जो है 10⁻14 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। 5.98 के करीब आ रहा था, तो अप्रॉक्स इतना ही आ गया, ठीक है। इतना मीटर क्यूब जो है पानी 6 इंटू, अरे 14 नहीं, पावर कितना है 4 नहीं 14 है ना पावर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर बता देता है, ठीक है। 6 इंटू 10⁻14 मीटर क्यूब आया, टोटल इतना पानी जो है रेनफॉल से हमें मिलेगा, ये मानते हुए कि सारा का सारा प्रेसिपिटेट जितना हुआ वो क्या हुआ, जितना भाप बना वो सब अर्थ पे आ गया, Q इक्वल टू ml इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये यूज करके इतना आ गया, ठीक है। एनुअल इतना ये हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि यही वॉल्यूम ये वाला है, तो वॉल्यूम भी इक्वल टू क्या होगा 4πr² इंटू सरफेस एरिया h कर वॉल्यूम इंटू हाइट कर देंगे, तो 4πr² ये थिकनेस काफी कम थिकनेस अर्थ के रिस्पेक्ट में मानते हुए सेल का जो थिकनेस आएगा ये 4πr² h हो गया, तो इसका मतलब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो h का वैल्यू आ जाएगा v बाई कितना 4πr², ठीक है। तो h का जो वैल्यू आया ये वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस अर्थ का पुट कर देंगे 6400 किलोमीटर, तो v बाई 4πr², तो कैलकुलेट होके इसका जो वैल्यू आता है वॉल्यूम जो है वो 6 इंटू 10⁻4 ही है, 4 पाई, तो 4 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 6 10⁻14 बाद में रख देंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 6400 डिवाइड बाई 6400 अगेन, ठीक। अच्छा किलोमीटर में करेंगे इंटू ये वाला करेंगे 10 पावर, तो 6400 किलोमीटर 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कैलकुलेट जो पावर अगर एडजस्ट करके 10⁻6 10⁻8 करके, तो 6 तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू 10⁻14
डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 6400 का होल स्क्वायर इंटू 10 पावर, ये क्या हो जाएगा 10 पावर -6 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके आता है 1.6 मीटर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 1.6 मीटर के करीब आया। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, अब तो कैलकुलेटर से तो यही लगभग आ रहा था। ठीक है, देख लीजिए ये लगभग आ गया 1.6 मीटर। और अगर हाँ, हमें तो ऑलमोस्ट सही कैलकुलेशन लग रहा है। और अब अगला पार्ट पढ़िए ध्यान से। द फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड इज अबाउट 6800 लीटर पर डे पर पर्सन। 6800 लीटर हम लोग तो कितना यूज करते हैं, 2 लीटर मुश्किल से पानी पीते हैं, 10 लीटर 20 लीटर में आज नहाते हैं, टोटल मिला के तो हम लोग 50 लीटर भी नहीं यूज करते पर डे। 60 में सारा इंक्लूड, जैसे हम लोग क्या शैम्पू यूज करते हैं वो भी तो इंडस्ट्री में पानी से बनता होगा, बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है, जो भी चीज हम यूज करते हैं ना, कार यूज कर रहे हैं तो वहां वॉशिंग होता है, तो मतलब एक आदमी पे कह रहा है कि 6800 लीटर लगभग पर डे ना, पता नहीं ये कहाँ से कैलकुलेशन का बेस है, लेकिन चलिए दिया है 7000 लीटर एक आदमी पर डे यूज कर रहा है। इसका मतलब सारा वो जो भी कर रहा है, खाना बनाने में जो खर्च हो रहा है, ठीक है, जो इरिगेशन में जो खा रहे हैं हम लोग, तो उसमें सिंचाई में कितना पानी यूज होता है। इसके अलावा हम पर्सनल यूज में बड़ा कम 50 लीटर 100 लीटर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, तो 6700 जो है हमारे ऊपर यूज हो रहा है अदर फॉर्म में। चलिए खैर वो तो डिटेल बाद का विषय है। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर एक आदमी 6800 पर लीटर यूज कर रहा है पर डे, तो पूरे दुनिया में एस्टिमेट द रेशियो ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन, पूरे दुनिया में जो पानी चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड में, तो टोटल वाटर रिसीव थ्रू रेन ओवर। देखिए पानी रेन से हमें इतना रिसीव हो रहा है पानी, और हमें जो चाहिए टोटल उसका रेशियो पूछ रहे हैं, निकालिए जरा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं पानी का डेंसिटी जो है, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 6800 लीटर पर डे, तो डेंसिटी वाटर का लीटर केजी एक ही होता है, तो 6800 लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो इतना लीटर है, तो मीटर क्यूब में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻³ मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर 1000 लीटर में क्या होता है 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में ये डिवाइड करें, इतना मीटर क्यूब आया। ठीक है, इतना मीटर क्यूब हमें एक आदमी जो है 0.68 मीटर क्यूब, ठीक है, यूज करेगा। और टोटल अर्थ का जो पॉपुलेशन है वो 780 करोड़ के लगभग है। ठीक है, अब अर्थ का एग्जैक्ट 800 करोड़ लगभग मान लीजिए, चलिए 780 करोड़ पुराना सेंसस यूज करते हैं जो सेंसस अवेलेबल है। ठीक है, तो 780 करोड़ है इंटू 10⁻7 कर देंगे। ठीक है, इतना तो पर डे चाहिए, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 365 इंटू 24 इंटू क्या घंटा, तो 3600 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 24 गुणे 3600 जो पिछले कैलकुलेशन में लोग यूज कर रहे थे ना, 365 गुणे 24 बटे 3600। ठीक है, तो शायद कैलकुलेशन देखिए वो कैंसिल हो जाएगा अगर इस वॉल्यूम को उस वॉल्यूम से रेशियो से डिवाइड करना हो, दो दो बार क्यों किया जाए बिना मतलब का। ठीक है, तो चलिए अच्छा निकाल ही लेते हैं। तो इतना हमें जो है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम क्या चाहिए, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है एनुअली, एनुअली इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे रिक्वायर्ड बटे क्या पूछ रहा है रेशियो किस चीज का, तो व्हाट इज द एस्टिमेट द रेशियो ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन एंड द वर्ल्ड एंड टोटल वाटर रिसीव थ्रू रेन। अब अर्थ से रिसीव कितना हो रहा है, तो इतना वॉल्यूम रिसीव हो रहा है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रिसीव भी, तो कितना वॉल्यूम रिसीव हो रहा है, तो जो वॉल्यूम रिसीव हो रहा है 6 इंटू 10⁻14 रिसीव हो रहा है, तो 6 इंटू 10⁻14, तो देखिए ये रेशियो कितना आता है लगभग वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाई वॉल्यूम रिसीव। तो अगेन कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा,
अगेन कैलकुलेटर हम लोग उठाए तो 6800 इंटू 780 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36, पावर बाद में कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 6, ठीक। और पावर कितना है, 4 और 4 6, ठीक है। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, 68 इंटू 7800 को नहीं ले रहे हैं, 78 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6, और जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 3 7 3 10 और 2 12, 12 ऊपर आया और 14 है ये, और 14 नीचे है, 14 नीचे है, और ये आ रहा है आपका, मतलब कि 12 और 14 नीचे है, तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा नहीं, 14 3 17 नीचे है, तो 5 आ जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 7 2 9 2 7 2 नहीं 7 3 10 2 12 और नीचे कितना है 17, 5 आएगा पावर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है लगभग, ये तो काफी बड़ा रेशियो आ रहा है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम 780 करोड़, कितना होता है 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, एक 7 ही तो होता है, 10⁻7 पावर होता है 1 करोड़ में, 1 लाख में 10⁻5 होता है, 780 करोड़ है जनसंख्या दुनिया की, 365 गुणे 24 घंटा गुणे 3600, सेकेंड क्यों यूज कर रहे हैं, सेकेंड ये गड़बड़ है, सेकेंड नहीं यूज करेंगे भाई, अरे पर डे है ना, तो पर डे में 24 घंटा भी नहीं यूज करेंगे, ये देखिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब सही आएगा, तभी हम करें, इतना कैलकुलेस इतना बड़ा कहाँ से आ गया, फिर से देखते हैं, 6800 6800 इंटू 780 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 6 और पावर देखिए कितना है, पावर नीचे जो है ऊपर 10 है नीचे 4, तो 4 पावर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.32 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 0.0 मतलब 2 से और डिवाइड होगा, 0.032, ये देखिए रेशियो आया, ठीक है। तो काफी कम मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बरसात से, पानी से ही काम अगर चला लें, तो 0.03% बरसात का पानी ही क्या करेगा, सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया डेटा, काफी बढ़िया एक्सपेरिमेंटल, मतलब कुछ तो हमें एज्यूम्पशन इसमें लग रहा है थोड़ा बहुत, जैसे कि ये कि सारा का सारा प्रेसिपिटेट, सारा का सारा पानी जो है बह आ गया जमीन पर, ठीक है। चलिए खैर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से प्रॉब्लम थे, मतलब काफी फंडामेंटल बेस्ड थे, स्पेशली ये वाला देखिए, इसको आप ऐप पे खोजिएगा, काफी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे ना, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको जो है बच्चों, अपने दोस्तों से जरा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइएगा, अपने खोजिएगा, सर्च करिएगा, और इस पे कमेंट करिएगा कि इसमें और कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।